बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सेशन में हमारी डिस्कशन मल्टी कोलिनियरिटी के ऊपर हो रही थी और हमने कहा कि जी मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो इट्सेल्फ क्या है, ये हमने समझने की कोशिश करनी थी। फिर हमने ये भी समझने की कोशिश करनी थी कि जी मल्टी कोलिनियरिटी वाकई में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है और हम कैसे मल्टी कोलिनियरिटी के प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेक्शन के बाद अगर हमें पता चलता है कि जी देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, देन हम ऐसे कौन से रेमेडियल मेजर्स हैं जो कि ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एलिविएशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। तो ये चीज़ें हमने जो है आज के सेशन में कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करनी है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स की डिस्कशन हमारी जो है वो जब से हमने सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स को वाइंड अप करके कंप्लीट करके हम स्विच हुए टुवर्ड्स मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो इस रिग्रेशन मॉडल को हमने, अगर आप ये बेसिक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल देखें तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस एरर टर्म जी के नाम से। तो इस मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की बुनियाद पे हमने मेजर कौन से एरियाज हैं जो कि डिस्कस किए। हमने एस्टिमेशन करनी सीखी, एस्टिमेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, देन फॉलोड बाय हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने की कोशिश की कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की कैसे होती है। फिर हमने ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात की कि अगर हमारा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल जो है वो हमने इस्तेमाल करना है फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो उसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस कैसे हम टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने एफ टेस्ट का क्राइटेरिया देखा। हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर जो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है फॉर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स, उसको हमने समझने की कोशिश की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। फिर हमने बेस्ड ऑन दिस मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल ये भी समझने की कोशिश की थी कि जो हमारा रिलेशनशिप है आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और एफ टेस्ट का, इन दो के दरमियान का रिलेशनशिप हमने डिटरमिन करने की कोशिश की। ये हमने वे आउट समझा। फिर हमने जो क्राइटेरिया है फॉर इंक्लूडिंग वेरिएबल्स इन रिग्रेशन मॉडल, लाइक फॉर एग्जांपल एक रिग्रेशन है, इसी रिग्रेशन को अगर मैं चलाता हूं तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि व्हाट इफ मेरे पास क्या क्राइटेरिया है कि मुझे पता चले कि B4 और X4 जो है वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूं एज एन एडिशनल वेरिएबल। तो पहले अगर वो X3 तक दो, X2 और X3 दो वेरिएबल्स थे, तो X4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐसा क्या क्राइटेरिया होगा कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो हम इसको इंक्लूड करें एंड इट्स एंड इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल वेरिएबल, जो कि हम एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इंक्लूड करेंगे उसको। तो ये तरीके हमने समझने की कोशिश की और फिर इसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की कि अगर फॉर एग्जांपल कोई रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, रिस्ट्रिक्शंस इन रिग्रेशन मॉडल, लाइक अगर फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लिया जाए बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1। ये एक केस हमने समझा था जहां पे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, हमने जो है वो मॉडल्स की ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी कि एक्सपोनेंशियल मॉडल को ट्रांसफॉर्म करके आप डबल लॉग मॉडल में, लिन लॉग मॉडल में, लॉग लिन मॉडल में या लीनियर मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं।
तो ये रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर का जो क्राइटेरिया था वो भी हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद जो हमारी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल पे डिस्कशन हुई थी वो ये थी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आते हैं इन डेटा, तो स्ट्रक्चरल ब्रेक्स जो हैं या पॉलिसी शिफ्ट्स को जो है वो हम कैसे इन पैरामीटर्स के अंदर एडजस्ट करेंगे। सो स्ट्रक्चरल ब्रेक्स इन पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हमने जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे हमने चाउ टेस्ट को जो है वो डिस्कस किया, और फिर चाउ टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, उनको कवर करने के लिए कवर अप करने के लिए डमी वेरिएबल्स की रिग्रेशन को हमने आखिरी सेशन में डिस्कस किया। तो ये हमारा वो इंटायर रोड मैप था एक्सक्यूज मी, जो कि हमने डिस्कस किया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हमारा ये मॉडल है। अब इस मॉडल के अंदर इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस फैक्ट अब हमने क्या समझना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक मॉडल मौजूद है, तो इस मॉडल की बुनियाद पे हमें ये कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि वी आर डीलिंग विद अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल एंड वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो आज के सेशन में जो हमारा इशू डिस्कस होना है वो क्या होना है, इस मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x2, x3, x4, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को जो है वो हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। सो मल्टीकोलिनियरिटी की जो बुनियादी डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज मेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट और एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग सम और ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। क्या मतलब हुआ, x2 और x3 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं रिग्रेशन मॉडल के, तो एग्जैक्ट, परफेक्ट और एग्जैक्ट रिलेशनशिप between the independent variables। तो ये क्या होगा, ये मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम होगा। x2 और x3 के दरमियान एग्जैक्ट या परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, x3 और x4 के दरमियान एग्जैक्ट या परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एंड सिमिलरली लिस्ट गोज ऑन। तो यहां से हमने क्या समझा कि हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी है उसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप ना हो। एक छोटी सी बुनियादी एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा हमारे सामने अवेलेबल है, इसको मैं एक्सेल में पोर्ट्रे कर चुका हूं, आप यहाँ पे जरा देख लें। x2 एक वेरिएबल है जिनकी वैल्यूज हैं 10, 15, 18, 24, 30, x3 50, 75, 90, 120, 150। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये एज्यूम करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x3 इज इक्वल टू, अगर मैं इस इक्वेशन को देख लूं यहां से ले, ये जो डेटा सेट है इसकी बुनियाद पे x3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x2। आप देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो आपका 75 आता है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे इसको चेक भी कर लेता हूँ। दिस मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखिए 50 पहली ऑब्जर्वेशन है, 75 दूसरी ऑब्जर्वेशन है, 90, 120 एंड 150। तो ये 5 टाइम्स हमें x3 जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। So if this type of relationship exists in independent variables, among independent variables, so it means that there is a perfect relationship between these two variables. So if there is a perfect relationship between these variables, so this is a problem of multicollinearity. So this problem should not be, this situation should not be present in our regression models. हमारे मॉडल्स में जो वेरिएबल्स हम इंक्लूड करें उनमें इस तरह का कोई सिनेरियो हमें बिल्डअप होता नजर ना आए। सो दैट वुड बी रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब जी हमने ये समझना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, सो इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम हमने क्या किया, हमने रैंडम वेरिएबल्स दो जनरेट किए जितने हमारी ऑब्जर्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग। एक रैंडम वेरिएबल हमने 2 लिया, अगला 0, 7, 9 और 2,
और फिर हमने x*3 ना एक नया वेरिएबल है जो हमने इंट्रोड्यूस कर लिया। किस तरह से? मैंने x3 के अंदर ऐड किया इस रैंडम वेरिएबल को। सो इस रैंडम वेरिएबल को ऐड करने के बाद आप इसे ड्रैग करें तो ये आपको एक वैल्यू मिलती है 52, 75, 97, 129 एंड 152। अब व्हाइल लुकिंग एट दीज वैल्यूज, अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है कि अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि x स्टार 3 इज इक्वल टू 5 टाइम x2, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। विच मीन्स कि हमें रियलाइज हुआ कि देयर इज ए परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। हमने उस परफेक्ट रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए रैंडम वेरिएबल जनरेट किया। जस्ट एज एन एग्जांपल, तो हमें उसको ऐड करने के बाद ये वेरिएबल्स मिले, नंबर्स मिले ऑब्जर्वेशंस के। इन नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं अब इस रिलेशनशिप को देखता हूं तो x3 और x2 का ये रिलेशनशिप तो ट्रू है, बट x3 स्टार के साथ this relationship is not true and this relationship is not possible. So this type of situation is acceptable, but this type of situation is not acceptable. Like जहां पे हमें exact relationships determine होके नजर आ रहे हैं और we are reaching at a conclusion कि exact relationships हम जो है वो establish करते हैं और conclude करते हैं. So this situation should not be present in data, but this situation is acceptable. So अगर अब हम देख लें इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन में हमारा जो एनालिसिस हमें नजर आता है वो क्या नजर आता है? एनालिसिस हमें ये कहता है कि जी दिस x स्टार 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x2 प्लस ये vi या म्यू आई इज वन एरर टर्म, और ये एरर टर्म फॉर फर्स्ट केस इज नॉट कांस्टेंट फॉर एवरी केस। For first case, this error is 2, for second 0, third case 7, fourth case 9, and fifth case में ये 2 के बराबर error की value है। So there is some sort of randomness in this variable x3 star, but randomness is not there in this variable x3 and x2 in context of their exact relationship in the form of this equation. So ये situation नहीं होनी चाहिए जो x3 is equal to 5x2 वाली है। दिस सिचुएशन इज एक्सेप्टेबल, और ये सिचुएशन हमारी इस तरह की सी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है बिकॉज दिस एरर टर्म vi इज समथिंग व्हिच इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ द कैटेगरीज। सो बेस्ड ऑन दिस एंटायर आइडिया हमने ये कंक्लूड कर लिया कि वी हैव टू डील विद दिस सिचुएशन, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद दिस सिचुएशन हमने क्या डिटरमिन करना है? हम ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके दरमियान एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। So this is something which has been explained over here. Okay, therefore, there is a perfect collinearity between x2 and x3 since the coefficient of correlation R2, 3 is unity. Coefficient of correlation between these two variables. तो ये हम डिटरमिन कर लेते हैं इन दो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसको डिटरमिन करने का तरीका क्या है हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। इफ वी कैन फाइंड आउट ओवर हियर, सो दिस इज द कोरिलेशन। इनपुट रेंज में इसको देता हूँ बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स x2 एंड x3, और मैंने जो इसके लेबल्स हैं इन फर्स्ट रो उनको क्लिक कर लिया बिकॉज x2 और x3 को मैंने इंक्लूड किया। सो हमें क्या पता चला? x2 और x2 इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये 1 है। x3 और x3 इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, बट x2 और x3 इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी 1 है, which means that there is exact relationship between these two variables। तो मैंने coefficient of correlation के थ्रू डिटरमिन किया तो मुझे पता चला कि relationship between x2 and x3 is exactly equal to 1। So if this type of situation is there in regression model, and if this type of situation is present in variables under consideration, so there would be exact perfect collinearity between these two variables। So इस चीज को खत्म करने के लिए what has been suggested है, ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसने हमें क्या गाइड किया
कि हमने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स जनरेट किए। सो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, व्हाट इफ मुझे अगर ये एनालिसिस दोबारा करना पड़े तो मैं क्या करता हूँ, मैं वंस अगेन डेटा एनालिसिस पे जाता हूँ, कोरिलेशन को ओके करता हूँ। ये मुझे कहता है जी आप इनपुट की रेंज दें। सो इनपुट की रेंज यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, और इसको मैंने लेबल्स को सेलेक्ट किया और से इनपुट रेंज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें है, लिहाजा इसने प्रॉब्लम दिया। सो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, मैं x2 को यहाँ से कॉपी करके इसके साथ यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये कहता है कि जी ये सेपरेट सेपरेट पोर्ट्रे हुए हैं, इसलिए कोरिलेशन मैट्रिक्स प्रॉपरली जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा। सो कोरिलेशन पे गया और इसने मुझे इनपुट मांगी, तो मैं इसको इनपुट यहाँ से लेके और यहाँ तक कलेक्टिव इनपुट देता हूँ और लेबल्स को सेलेक्ट कर लिया। कॉलम 1 में जो लेबल्स मौजूद हैं नई शीट में, अब आप देखिए, अब रिलेशनशिप बिटवीन x3 स्टार x स्टार 3 और x2 इज 0.99 which is 99%। अब एग्जैक्ट 100% रिलेशनशिप नहीं है, ये छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने इन द फॉर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे की है। सो ये रैंडम वेरिएबल्स की छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें ये जो वेरिएबल्स का डेटा मिला, इन दोनों को जब हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमिन किया तो हमें पता चलता है कि अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा नियर टू 1 तो मैं नहीं कह सकता, एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 1 बट इट इज नियर टू 99%, 99.6%। सो थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है अमंग दीज टू वेरिएबल्स वो बहुत हाई है, दो इट इज वेरी हाई एट दिस मोमेंट, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट कोलिनियरिटी प्रॉब्लम। ये परफेक्ट कोलिनियरिटी नहीं है। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कोलिनियरिटी स्टिल प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन, बट दैट प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ द नेचर ऑफ एग्जैक्ट कोलिनियरिटी। एग्जैक्ट कोलिनियरिटी कौन सी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हमें ये x2 और x3 के दरमियान कोरिलेशन 100% 1 के बराबर मिला। 1 मीन 100%। तो ये यूनिटी की फॉर्म में हमें यहाँ पे जो लिखा है R23 इज यूनिटी, तो R2 x2 के और x3, तो 2 3 वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस यूनिटी का मतलब यह है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप 100% पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसको ट्रांसफॉर्म करके हम रिलेशनशिप निकालें तो however the two variables are highly correlated because calculations will show that coefficient of correlation between them is still 0.9959, but this situation is not the situation of perfect collinearity। ये perfect collinearity की situation नहीं है, ये near to perfection है but not exactly the perfect situation। So the preceding algebraic approach to multicollinearity जो कि अभी हमने डिस्कस की, इसको हम अगर थोड़ा सा पिक्चर्स की फॉर्म में देखें तो देखें यहाँ x2 और x3 फॉर फ्लंग डिस्टेंस के ऊपर हैं और ये इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये नो कोलिनियरिटी की सिचुएशन है। यहाँ x2 और x3 में कॉमन एरिया देखिए, वो ये पोर्शन कॉमन है, और x2 और y में ये पोर्शन कॉमन है, x3 और y में ये पोर्शन कॉमन है, और x2, x3 और y इन तीनों में ये पोर्शन कॉमन है। सिमिलरली x3 और x2 में आप पोर्शन देखें ये कॉमन है, तो ये लो कोलिनियरिटी की इंडिकेशन है। यहाँ पे ये जो इन तीन के दरमियान का कॉमन एरिया आ रहा है वो थोड़ा सा लो की निस्बत ज्यादा है, तो इसको मॉडरेट रिफ्लेक्ट किया। यहाँ पे जो है वो इनका कॉमन एरिया जरा और ज्यादा है, तो इसको हाई कोलिनियरिटी रिफ्लेक्ट किया गया। और यहाँ पे इनका जो एरिया है वो और भी ज्यादा है, जो कॉमन है x2 और x3 का। x2 का ये एरिया कॉमन आ रहा है, x3 का इतना बड़ा एरिया कॉमन आ रहा है यहाँ से, और x2 और x3 का ये एरिया कॉमन आ रहा है। सो इसको अगर आप देख लें इसके एतबार से, सो यहाँ से हमें ये आइडिया मिलता है कि यहाँ पे बहुत हाई कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है। सो हमें हमारी जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड सिचुएशन कौन सी है, ये वाली सिचुएशन जो कंडीशन नंबर ए, कंपोनेंट नंबर ए में अवेलेबल है नो कोलिनियरिटी की, दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस, कि ये हमें हमारी जरूरत है, इससे कम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना मुनासिब नहीं होगा। सो हमें अपने डेटा के अंदर ये सिचुएशन जो है वो पोर्ट्रे करने की जरूरत है और वो हम मैथमेटिकली प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे।
सो मल्टीकोलिनियरिटी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वो एग्जैक्ट होगा, वो परफेक्ट होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उनके दरमियान एग्जैक्टली 1 आ जाए तो परफेक्ट रिलेशनशिप होगा या एग्जैक्ट रिलेशनशिप होगा। और अगर 1 से कम है और वो 80% से ज्यादा अगर ये जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ से रिपोर्ट होता है, सो दिस इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी है। लेकिन हम डिटेल के साथ इसकी डिटेक्शन के तरीके जो है वो आगे चल के समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या समझना है कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। उस चीज को थोड़ा सा हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? डेटा कलेक्शन का मेथड। जब हम अंडरलाइंग ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम होता है। सो रीजन नंबर 1, डेटा कलेक्शन का मेथड जो यूज किया गया, अगर वो मुनासिब डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है या जो डेटा कलेक्शन हमने की है उसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है या जो अंडरलाइंग सैम्पलिंग टेक्निक हमने फॉलो की है वो मुनासिब नहीं है या डेटा को जिस स्केल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर मेजर करना था, लाइक वो रेशो स्केल था, इंटरवल पे मेजर कर लिया, इंटरवल था तो रेशो स्केल पे मेजर कर लिया, या हमने जो सैंपल लिया वो बहुत लिमिटेड रेंज का सैंपल था। फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन तो हमने एज्यूम किया एंटायर पाकिस्तानी पॉपुलेशन कि पाकिस्तानी यूथ के बारे में कोई राय कायम करनी है अबाउट एनी फेनोमेना, लेकिन हमने डेटा सिर्फ 40 या 50 यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव से ले लिया। सो दिस कुड नॉट बी ए गुड रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि सैंपल साइज उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है एंटायर पॉपुलेशन की जिसको हमने स्टडी करना है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है डेटा कलेक्शन की मेथड, और डेटा कलेक्शन के मेथड के साथ साथ डेटा को इटसेल्फ मेजर करना। तो ये एक रीजन हो सकती है मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम की। सो व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज एंड व्हाइल डूइंग इकोनोमेट्रिक स्टडीज हम क्या करेंगे, हमने कोशिश ये करनी है हम सैम्पलिंग टेक्निक मुनासिब से मुनासिब इस्तेमाल करें, पॉपुलेशन के साइज के मुताबिक अपनी जो हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो हमारा ऑब्जर्वेशंस हैं सैंपल साइज के एतबार से वो हमने इंश्योर करनी है। जो मेजरमेंट की टेक्निक है डेटा को कलेक्ट करने में, तो स्केल ऑफ मेजरमेंट हम प्रॉपरली इस्तेमाल करें और वो रिलायबल और ऑथेंटिक स्केल ऑफ मेजरमेंट हो। सो ऑल ऑफ दीज प्रिकॉशनरी मेजर्स विल इनेबल अस टू alleviate and eradicate the problem of multicollinearity in our data if it is expected to be present in data. The next component is about the constraints on the model or in the population being sampled. Sometimes हम ये assume कर रहे होते हैं कि जिस population को या जिस sample को हम ले रहे हैं उस sample के अंदर कुछ constraints हैं जो कि applicable होंगी। लाइक हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये समझने की हम कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और इनकम और हाउस साइज, इनकी अगर हम रिग्रेशन रन करें तो हायर द x2 विल मीन्स दैट हायर वुड बी x3। इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी इनकम जितनी ज्यादा है इस बात का गालिब इम्कान है वो उतने बड़े घर में रहता होगा, और जिसका घर जितना बड़ा और जिसकी इनकम जितनी बड़ी उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी गालिब इम्कान है वो एसी चलाएगा, घर में लग्जरियस आइटम्स एंजॉय करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है वो बढ़ने का इम्कान है। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x2 एंड x3, जितना बड़ा घर जितनी बड़ी आमदनी या इनकम उतना बड़ा घर एक्सपेक्टेड है। सो समटाइम्स जो अंडरलाइंग वेरिएबल्स हैं उनका इंटर रिलेशनशिप ऐसा होगा कि बाय होकर क्रोक हम पहली प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर ले भी लें, हमने डेटा कलेक्शन अच्छे तरीके से की, सैंपल ठीक था, हमारी मुनासिब तरीन ऑब्जर्वेशंस थी, हमने स्केल ऑफ मेजरमेंट भी प्रॉपरली यूज किया, इन तमाम की तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेने के बाद भी अगर हमें प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी नजर आ रहा है तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो अंडरलाइंग वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान बाय डिफॉल्ट ऐसा रिलेशनशिप मौजूद होगा जो कि बाय हुक और क्रुक अवेलेबल होगा, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। जस्ट एज द केस ऑफ दिस एग्जांपल जहां पे हमने इनकम और हाउस साइज के डेटा की बात की, तो इनकम और हाउस साइज को देखें तो हमें आइडिया होता है कि इनकम द मोर द इनकम इज
the more would be the size of the house. So this might be the one of the important reason of problem of multicollinearity in regression models. Reason number 3 or source number 3 जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है मल्टीकोलिनियरिटी का वो हमें फेस करना पड़ सकता है, एंड दैट इज अबाउट मॉडल स्पेसिफिकेशन. मॉडल स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है? मॉडल जो है वो हमारा रिक्वायर्ड था एक्सपोनेंशियल मॉडल, हमने उसको लीनियर मॉडल लिखा. लीनियर मॉडल रिक्वायर्ड था, हम एक्सपोनेंशियल लिख चुके. लॉगरिथमिक मॉडल रिक्वायर्ड था, हमने सिंपल लीनियर मॉडल लिखा. क्यूबिक मॉडल रिक्वायर्ड था, हमने सिंपल लीनियर लिखा या क्वाड्रेटिक मॉडल लिख बैठे, या हमने पोलिनोमियल वैल्यूज उसमें ऐड कर ली. तो अगर इस तरह की सी सिचुएशन होती है तो इसकी वजह से भी जो है हमारा प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो हमें फेस करना पड़ सकता है. सो मल्टीकोलिनियरिटी की डिटेक्शन में हम जो टेक्निक सीखेंगे उसमें एक टेक्निक ये भी है कि मॉडल की स्पेसिफिकेशन को टेस्ट कर लिया जाए. दो कि मॉडल की स्पेसिफिकेशन हम इस मल्टीकोलिनियरिटी के सेशन में नहीं समझेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 14 is probably about the model specification and diagnostic testing of the models, regression models. ये चैप्टर 14 है probably गुजराती की किताब का, जो कि इस चीज को डील करता है. लेटर ऑन इंशाल्लाह अगर हमें टाइम ने परमिट किया तो we will discuss this concept as well. ये प्रॉब्लम हमें कब हो सकता है? स्पेशली जब हमारे पास रेंज ऑफ एक्स वेरिएबल्स जो है ना वो बहुत छोटी हो, हमारे पास सैंपल साइज छोटा है, एक्स के वेरिएबल्स छोटे हैं, और फिर हमने स्पेसिफिकेशंस भी ठीक नहीं रखी हुई, तो हमें प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो फेस करना पड़ेगा. एक और इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि ओवर डिटरमिन्ड मॉडल जो है, दिस हैपेंस व्हेन मॉडल हैज मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये एक इंपॉर्टेंट assumption है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड. इफ यू रिकॉल योर मेमोरी बैक, जब हमने इनिशियल स्टार्ट ऑफ द कोर्स में ओएलएस की assumptions डिस्कस की थी, तो उनमें एक इंपॉर्टेंट assumption ये थी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड इन रिग्रेशन मॉडल. कि जितने बीटास हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एस्टिमेट करने जा रहे हैं, अगर वो बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 तीन बीटास हैं, एटलीस्ट जो अंडरलाइंग ऑब्जर्वेशंस हैं वो 4, 5, 6 कम से कम 3 से ज्यादा होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता तो ये दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ ओवर डिटरमिन्ड मॉडल. ओवर डिटरमिन्ड मॉडल कौन सा मॉडल होगा? जहां पे अंडरलाइंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट वी हैव टू एस्टिमेट. इस चीज से हमने बचने की कोशिश करनी है. अगर ये सिचुएशन हमें कहीं फेस होती नजर आती है, कहीं हम इस चीज को प्रेडिक्ट करते हैं, सो दिस माइट बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी. और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम का, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद टाइम सीरीज डेटा, तो टाइम सीरीज डेटा को डील करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला हमें आता है वो ये होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेटा जो है वो एक कॉमन ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई टाइम सीरीज डेटा जो है यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे एक्सचेंज रेट्स हैं, ये गिवन है, कनाडा के एक्सचेंज रेट्स हैं 1977 से 1998 तक. अब इन एक्सचेंज रेट्स को जरा आप देखिए और इसका मैं टाइम सीरीज प्लॉट ड्रॉ करता हूँ. अब देखिए यहाँ से आपको इसका ट्रेंड नजर आ रहा है. ये चलते 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 यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक कॉमन ट्रेंड है जो इसने जो है वो थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, फिर ये प्लस प्लस थोड़ा सा माइनस, फिर प्लस 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 यहाँ तक ना, और फिर अब्रप्टली जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाता है. तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी ये कॉमन है जो शेयर कर रहा है. फिर यहाँ से ऑनवर्ड ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी इसका जो है वो कॉमन ट्रेंड है जो ये शेयर कर रहा है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन. So in case of dealing with time series data over a period of time, देखिए 1977 से 1995 तक, 1998 तक, जो भी इस अंडरलाइंग डेटा को आप देखेंगे तो एक ट्रेंड है जो कि आपको यहाँ पे चलता नजर आ रहा है. So while dealing with time series data, एक कॉमन ट्रेंड अगर उसमें मौजूद है, so this trend will either increase or decrease over a period of time, कभी ज्यादा या कभी कम, कभी थोड़ा कभी ज्यादा. तो ये प्लस और माइनस की फॉर्म में जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, दिस ट्रेंड वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम. बिकॉज एक वेरिएबल है तो मैंने एक वेरिएबल का डेटा यहाँ पे चलाया,
अब मैं एक से ज्यादा वेरिएबल्स को उठाता हूं और इनका मैं टाइम सीरीज का जो है वो प्लॉट ड्रॉ करता हूं। तो सिंगल ग्राफ पे मैंने इनका प्लॉट ड्रॉ किया। अब देखिए ये जितने भी आपको वेरिएबल्स नजर आते हैं ना, ये सारे के सारे जो है एक्सेप्ट जापान, जापान को मैं स्किप कर लेता हूं दरमियान से ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में। अब आप देखिए यहाँ पे आपको जितने भी ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, तो एक कॉमन ट्रेंड है जो इन दो इकोनॉमीज ने फॉलो किया, कहीं कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। सो वेयर एवर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर, सो व्हाइल डीलिंग विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन रिग्रेशन मॉडल इन केस ऑफ टाइम सीरीज डेटा, हमें इशू क्या आएगा, ये ट्रेंड्स कॉमन होंगे। तो इफ अंडरलाइंग ट्रेंड्स आर कॉमन, बहुत सी जगहों पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन सेवरल ट्रेंड लाइंस जो है वो नजर आता है। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन will leads us towards problem of multicollinearity। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हम कैसे एड्रेस करेंगे, इस चीज का जवाब जो है वो हमें जब हम टाइम सीरीज डेटा को डिस्कस करेंगे, तो टाइम सीरीज डेटा में हमें इसका जवाब मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग हम इन मेजर रीजंस को, जो कि ये मेजर रीजंस हैं, इन मेजर रीजंस की वजह से मल्टीकोलिनियरिटी इमर्ज होती है। फिलहाल हम इस चीज को अप टू सम एक्सटेंट समझने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द मेजर रीजंस आर दी कॉजेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, कि जिसकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम होता है। सो एक चीज जो हमने मजीद समझनी है वो क्या है, कि मल्टीकोलिनियरिटी को जब हम डिफाइन करते हैं ना, कि जी ये रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, यहाँ पे हमने देखा कि एक रिलेशनशिप है x3 is equal to 5x2, so this is perfect relationship between two variables, but ये परफेक्ट रिलेशनशिप किस नेचर का है, लीनियर नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सो व्हाइल डीलिंग विद मल्टीकोलिनियरिटी इशू, हमने क्या करना है, वी विल लुक एट लीनियर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स अंडर कंसीडरेशन। हमने बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाना फॉर द टाइम बीइंग, अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर नेचर का है, सो इट डज नॉट रूल आउट नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स अमंग देम। फॉर एग्जांपल एक रिग्रेशन मॉडल है जिसमें जो आपको नजर आता है एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक मॉडल है, एक्स क्यूब ये क्यूबिक मॉडल है जो कि रिग्रेशन का मॉडल है, लेकिन वेरिएबल्स इसमें एक्स आई, तो आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 and 3, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स आई वेरिएबल एक ही है लेकिन उसका स्क्वायर भी है और उसके क्यूब भी हैं। तो यहाँ पे ये मॉडल तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बनता है, लेकिन ये यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप डिटरमिन होगा वो क्या होगा, वो रिलेशनशिप लीनियर नेचर का नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप कहां तक पॉसिबल होता, x1 बीटा 2 x2 होता और फिर बीटा 3 x3 होता, लेकिन xi एक वेरिएबल है, xi का स्क्वायर एक और वेरिएबल बनता है, xi का क्यूब एक और वेरिएबल बनता है, इसी का स्क्वायर इसी का क्यूब तीन वेरिएबल्स बनते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल तो है लेकिन इसमें रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। सो मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम डजंट डील्स विद दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जहां पे अदर देन लीनियर रिलेशनशिप्स पॉसिबिलिटी हो, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि अगर x की वैल्यू 2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन चूंकि मॉडल के अंदर क्वाड्रेटिक कंपोनेंट है, क्योंकि मॉडल के अंदर क्यूबिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं, लिहाजा दिस इज नॉट लीनियर नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, in our today's discussion and discussions that would be held later on the concept of multicollinearity in this course, हम सिर्फ और सिर्फ linear relationships की बात करते हैं। other than linear relationships like quadratic relationships हैं, like cubic relationships हैं, like exponential relationships हैं, या some other sort of relationship if present in regression model, और हमने regression model का जो specification है वो इस तरह से की है। तो that type of relationships that are not of the nature of linear relationships वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। एक और important चीज कि why does classical linear regression model assume that there is no multicollinearity among these variables? क्यों ये assume किया जाता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए? उसकी important reason ये है कि हमने इस चीज को इंश्योर करना है कि there should be no perfect relationship between these variables। अगर perfect relationship आता है variables में, so in that case we should avoid। So if multicollinearity is perfect, the regression coefficients of x variables
are indeterminate and their standard errors are infinite. ये उसका एक उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है कि अगर ये परफेक्ट रिलेशनशिप निकलेगा ना तो हम जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं वो डिटरमिन ही नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होती हैं। ये अगले सेशन में हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। सिमिलरली इफ इट इज लेस देन परफेक्ट देन कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑल्दो डिटरमिनेट पॉसिबल तो है but it possesses large standard errors, which means that coefficient cannot be estimated with great precision and accuracy. So ये उसके consequences की बात हो रही है जिसके ऊपर later on हमने आगे चल के इंशाल्लाह डिटेल में मजीद डिस्कशन भी करनी है। So for the time being, what we have learnt is कि what is the nature of multicollinearity, हमने अभी तक क्या समझा, नेचर ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी मौजूद होगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, और मल्टीकोलिनियरिटी की मेजर रीजंस क्या हैं। इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह वी वुड बी डिस्कसिंग हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी एंड आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी हम अगर हमें पता चलता है देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी देन ओके, and if there is a problem of multicollinearity then how we can detect it, और डिटेक्शन के बाद how we can go for taking certain remedial measures that can be taken to alleviate and to eradicate and to get out of this problem of multicollinearity. So this is all about today's session. ये सेशन इंशाल्लाह और अजीज ऑनलाइन आपके पोर्टल पे भी अवेलेबल होगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसको सुनिए और इससे रेलेवेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं यू मे अप्रोच मी। So I would suggest कि आप जो चैप्टर नंबर 10 है ऑफ बुक ऑफ गुजराती उसको थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन हम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मल्टीकोलिनियरिटी जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।